हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो ये है 5 जून की क्लास और चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं क्लाउडिया शेनबाम। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि विश्व में फेमस हो, प्रथम हो, इंडिया में प्रथम हो, वुमेन्स में प्रथम हो, मेंस में प्रथम हो, जो भी इनमें प्रथम हो उसको आप जरूर नोट रखें, क्योंकि वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी है। तो देखिए इंडिया में, अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इंडिया की पहली राष्ट्रपति कौन थी और कब बनी थी। ठीक है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कब बनी और कौन थी। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं क्लाउडिया शेनबाम की, जो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ठीक है, क्लाउडिया शेनबाम ने क्या किया है, राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया है? इन्होंने हराया है जोचिटल गैलवेज को। ठीक है, जोचिटल गैलवेज को इन्होंने हराकर ये राष्ट्रपति पद में जीत हासिल की है। ठीक है, और ये किसका स्थान लेंगी? ये स्थान लेंगी पूर्व राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज का। ठीक है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर का ये स्थान लेंगी। और देखिए, जो क्लाउडिया शेनबाम मैक्सिको की क्या है, लेफ्टिस्ट मोरेना पार्टी, क्या नाम है पार्टी का? लेफ्टिस्ट मोरेना पार्टी से ये संबंधित है। ठीक है, मैक्सिको की बात हो रही है, तो मैक्सिको कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में स्थित ये एक देश है और इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। ठीक है, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है और उत्तरी अमेरिका में ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो देखिए, हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया है कि भारत के किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो आप एक बार वो जरूर देखें। इसके अलावा आपको मिल जाएंगी कि भारत में किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जल्दी मिलेगी। तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की। ठीक है, इनके राज्य में विधानसभा चुनाव के परिणाम जो घोषित हुए हैं, तो आपसे पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में है 60 और सिक्किम में है 32। ठीक है, देखिए 2 जून को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा हुई थी, इसमें भाजपा ने 60 में से 46 सीटें जीती हैं अरुणाचल प्रदेश में। और सिक्किम में, सिक्किम की एक पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, इसने 32 में से 31 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया है। देखिए कितनी बड़ी जीत है इनकी, 32 में से 31 सीट इन्होंने जीती हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 60 में से उन्होंने 46 सीटें जीत ली हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में देखिए 60 सीटें हैं, 31 सीटें बहुमत है। ठीक है, अब सिक्किम की बात हो रही है। राजधानी क्या है? गंगटोक है। राज्यपाल यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता है ईटानगर है। राज्यपाल यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनायक हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्या नाम है, कौन सा अनुसंधान केंद्र है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इसका जो निदेशक है, वैसे इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं ICGC, IGCAR। इसके जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर। ठीक है, तो जो चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर हैं, इन्हें इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसका स्थान इन्होंने लिया है? इन्होंने स्थान लिया है बी वेंकटरमन। ठीक है, बी वेंकटरमन के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए आपके लिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना बहुत आवश्यक भी है। तो देखिए, आपसे पूछा गया है भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कुल कितनी महिलाओं ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया? तो देखिए, जो लोकसभा चुनाव है उसमें 31.2 करोड़, 31
करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। ठीक है, देखिए ये आपको पता है ये जो लोकसभा चुनाव थे ये 18वीं लोकसभा चुनाव थी और ये 7 चरणों में मतदान हुआ है। ठीक, 18वीं लोकसभा चुनाव है और ये 7 चरणों में ये मतदान हुआ है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा 2000 जो चुनाव 2024 है उसकी जानकारी दी है। तो जो आपको पता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। इन्होंने बताया है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया। देखिए कुल जो मतदान हुआ है वो किया है 64.2 करोड़ लोगों ने, जिसमें से 31.2 करोड़ महिलाएं थी। तो देखिए कितनी बड़ी भागीदारी महिलाओं की इस बार वोटिंग में रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी G7 जो देश हैं उनके मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। ठीक है, आपको देखिए ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। आप हो सकता है जो भी आप एग्जाम दे रहे हो या कुछ भी, तो इस पॉइंट को आप अपने ऐसे वगैरह में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि 64.2 करोड़ मतदाताओं में से 31.2 करोड़ मतदाताएं महिलाएं रही हैं। तो देखिए हम भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के ये चुनाव करवाता है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। किस संविधान अनुच्छेद के तहत ये आता है, संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। और प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे वो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, वो है राजीव कुमार। ठीक है, अन्य चुनाव आयुक्त कौन कौन रहे हैं, ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लिविंग विल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए जो लिविंग विल है इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र। बॉम्बे हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं MS सोनक, कौन है, MS सोनक। इन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जीवन के अंत में, यानी कि जो हमारी लास्ट स्टेज होती है, ठीक है, जो ओल्ड एज होती है, उसमें देखभाल की वसीयत, जिसे लिविंग विल भी कहा जाता है, उसे लागू करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसके साथ ही जस्टिस MS सोनक लिविंग विल को लागू करने वाले पहले जज ये बन गए। ठीक है, ये देखिए ये आप देख रहे हैं, ये है जस्टिस MS सोनक। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 3 जून को। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था। तो देखिए 3 जून को जो हम साइकिल दिवस मनाते हैं इसकी घोषणा हुई थी वर्ष 2018 में। ठीक है, हिंदी में इसे विश्व साइकिल दिवस और इंग्लिश में आपको पता है वर्ल्ड बाइसिकल डे हम बोलते हैं। ठीक है, 3 जून को याद रखिए, नोट कर लीजिए कि 3 जून को हम वर्ल्ड बाइसिकल डे या विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। थीम क्या रही है वर्ष 2024 की, देखिए थीम्स इंपोर्टेंट हैं। जो भी थीम्स आपके सामने आती हैं उन थीम्स को आप नोट डाउन करके रखिए। एग्जाम से पहले आप उनका रिवीजन जरूर करें। वैसे हम कोशिश करेंगे जब आप एग्जाम आएगा तो जितनी भी थीम्स हैं पूरी जो 2024 की थीम रहेंगी हम उनको रिवाइज आपको करा देंगे। जितने भी आपके इंपोर्टेंट डेज हैं सबकी थीम्स हम आपको रिवाइज कराएंगे, परंतु आपका काम है कि इन्हें नोट करते चलना। ठीक, टाइम लगे कभी कभी, बीच बीच में एक बार रिवाइज कर लिया करें तो आप भूलेंगे नहीं। तो देखिए थीम क्या रही है विश्व साइकिल दिवस की, प्रमोटिंग हेल्थ, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। ठीक है, ये थीम रही है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, अप्रैल 2018 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आए हैं। किस फुटबॉल क्लब ने UEFA चैंपियन लीग ट्रॉफी 2024 जीती है। तो देखिए ये जो बात है UEFA चैंपियन लीग ट्रॉफी जो है ये जीत ली है आपकी रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने। ठीक है, जो फाइनल मुकाबला है वो इंग्लैंड के वेम्बली स्टेडियम में खेला गया, इंग्लैंड के वेम्बली स्टेडियम में। ठीक है, तो स्पेनिश फुटबॉल क्लब, ये जो रियल मैड्रिड है ये स्पेन का फुटबॉल क्लब है। इसने क्या किया है, जर्मन के फुटबॉल क्लब को बोरुसिया डॉर्टमुंड, ये जर्मनी का है बोरुसिया डॉर्टमुंड,
इसको फाइनल में 2-0 से हरा दिया है, ठीक है, और ये खिताब जीत लिया। रियल मैड्रिड का ये 15वां खिताब है, 15वीं बार रियल मैड्रिड ने यूएफपीए चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी को जीत लिया है, ठीक है। तो फुटबॉल क्लब की ये क्या है, फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1995 में, ठीक है। इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, आपको पता है यूईएफए है, यानी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में विदेशी निवेश, प्राप्त हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो देखिए आपको पता है भारत को सबसे ज्यादा जो एफडीआई प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं और इन्हें आप जरा याद रखें। देश में 23-24 के दौरान जो एफडीआई आया है वो आया है 44.43 अरब डॉलर, ठीक है, 44.43, 44.43 इतने अरब डॉलर, ठीक है, इतने अरब डॉलर का एफडीआई भारत को प्राप्त हुआ है। ये पिछले साल की तुलना में जबकि 3.5% कम है, पिछले साल इससे भी ज्यादा आया था। जो 22-23 का जो वर्ष है उसमें इससे भी ज्यादा हमारा एफडीआई हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है। देखिए भारत को आपको पता है सबसे ज्यादा सिंगापुर से मिला है, कितना 11.77 अरब डॉलर, इतना एफडीआई भारत को अकेले सिंगापुर से मिला है। और वर्ष 2022-23 में ये इससे भी ज्यादा था, यानी कि सिंगापुर से जो एफडीआई हमें प्राप्त हुआ वर्ष 22-23 में वो 31.55% ज्यादा था। अब ये कम हो गया है थोड़ा 23-24 में, ठीक है। तो देखिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी मामले के निवेश में मॉरिशस दूसरे स्थान पर रहा। मॉरिशस से हमें 7.97 अरब डॉलर जो प्रत्यक्ष निवेश है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। 23-24 में देखिए ये हमारा 22-23 में था 7.97, 23-24 में हमें मिला है 6.13 अरब डॉलर। उसके बाद अमेरिका से हमें मिला है 4.99 अरब डॉलर, इतना हम एफडीआई प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपको देखिए ये जान लेना जरूरी है, यदि आप बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो आपको डीपली ये आंकड़े याद रखने की जरूरत है। अदरवाइज आप मेन चीज याद रखिए कि सबसे पहले आपको सिंगापुर से, ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको मॉरिशस और तीसरे नंबर पर आपको अमेरिका से, ठीक है, एफडीआई प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा होलांगापार गिब्बन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जो होलांगापार गिब्बन अभ्यारण्य है ये आपका स्थित है असम में, ठीक है। असम में कहाँ है, असम के जोरहाट जिले में ये स्थित है। होलांगापार गिब्बन अभ्यारण्य थोड़ा सा अजीब सा नाम है परंतु 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इस अभ्यारण्य में रेलवे ट्रैक पर कैनोपी ब्रिज बनाया जाएगा, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। तो जो कैनोपी पुल है उनको भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सहयोग से डिजाइन किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं होलांगापार गिब्बन अभ्यारण्य की, जो कहाँ है, असम के जोरहाट में स्थित है। कहाँ कब इसकी घोषित किया गया था इसे अभ्यारण्य, 1997 में, वर्ष 1997 में इसे अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। और मुख्य रूप से ये क्या है, बंदर की एक प्रजाति है, ये होलांग गिब्बन, ये गिब्बन जो है ना बंदर की एक प्रजाति है, उसके लिए ये सुप्रसिद्ध है, ठीक है। तो होलांग गिब्बन की बात हो रही है। गिब्बन क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में ये पाया जाता है। और इन्हें सभी जो बंदर हैं सभी वानरों में सबसे छोटे और समझदार वानर के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। और IUCN की ये रेड लिस्ट में है और इसे संकटग्रस्त घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, केदार जाधव ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। केदार जाधव किस राज्य की टीम से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। तो ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे ये खेलते थे महाराष्ट्र से, ठीक है। 3 जून को इन्होंने क्या किया है, टीम इंडिया के बल्लेबाजी ऑलराउंडर हैं ये केदार जाधव, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। और जो केदार जाधव हैं आपको पता है महाराष्ट्र से ये संबंधित है और इसी के लिए ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ये महाराष्ट्र के लिए खेलते थे। केदार जाधव ने आखिरी मैच अपना
2020 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया था वर्ष 2014 में और इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ रांची में अपना पहला वनडे 16 नवंबर 2014 को खेला था। भारत के लिए इन्होंने 73 वनडे मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 1389 रन बनाए हैं और 27 विकेट इन्होंने लिए हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो दिनेश कार्तिक हैं हमारे जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं दिनेश कार्तिक, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है के लिए और ज्यादा बेहतर करने की। ठीक है, तो आप वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते चले, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।